द वायर हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी। देश में चुनावों का दौर चल रहा है। दूसरे चरण का चुनाव आज उत्तर प्रदेश में संपन्न हुआ। साथ ही उत्तराखंड की 70 सीटों में से 69 सीटों पर भी आज चुनाव हुआ। उत्तराखंड चुनाव की बात आज हम करने वाले हैं फेसबुक लाइव में। हमारे साथ है मेरे सहयोगी गौरव भटनागर, जो अभी हाल ही में उत्तराखंड से लौटे हैं। गौरव जी, सबसे पहली बात जो है, इस बार उत्तराखंड का चुनाव इसलिए ज्यादा मायने रखता है क्योंकि दोनों तरफ के बागी जो नेता हैं, उन्हें दोनों ही पार्टियों ने, भाजपा ने भी कांग्रेस के बागियों को, कांग्रेस ने भाजपा के बागियों को टिकट दिया है। इसका क्या असर पड़ेगा चुनावों पर? इसका काफी गहरा असर पड़ेगा वहां के आउटकम पे, बिकॉज इस बार जो कांग्रेस के रिबेल्स थे, बीजेपी ने ऐसे 15 कांग्रेस के रिबेल्स को टिकट दिया है वहां पे। और ये देखते हुए कि सिर्फ 70 सीटें हैं टोटल, ये काफी बड़ा नंबर है। और इसकी वजह से बहुत सारे बीजेपी के लोगों ने वहां पे अपनी पार्टी के अगेंस्ट बगावत करी है और उनमें से कई लोग कांग्रेस में भी चले गए। 7 ऐसे नेताओं को कांग्रेस ने भी टिकट दिए हैं उत्तराखंड में। तो हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ से ही बगावत हुई है और रिबेल्स का काफी बोलबाला है। ये अगर जो प्रकरण अगर देखें तो मुझे लगता है जो ये फ्लड्स आए थे 2013 के, इन्होंने एक बहुत मेजर रोल प्ले किया है इसमें। क्योंकि जब 2013 की, जैसे वहाँ लोग आपदा बोलते हैं, ये हुई, तो इसके बाद उस वक्त वहाँ पे विजय बहुगुणा की कांग्रेस की सरकार थी। और उस सरकार के जो घोटाले थे और उसके खिलाफ जो करप्शन के चार्जेस लगे, उसके बाद कांग्रेस ने वहां पे अपना चेहरा जो है वो बदल दिया और 2015 की शुरुआत में हरीश रावत वहां पे मुख्यमंत्री बने। इससे नाराज विजय बहुगुणा 9 एमएलएस के साथ पार्टी उन्होंने छोड़ी और बाद में वो बीजेपी के साथ हो लिया। वहां प्रेसिडेंट्स रूल भी लागू किया गया इस उम्मीद में कि वहां जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है हरीश रावत की, उसको बीजेपी हटा पाएगी। पर बाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वो गवर्नमेंट रेस्टोर हुई। अब बीजेपी ने अपना वादा जो इन नेताओं के साथ था, जो उसके पाले में आ गए थे, वो रखा और उसने उन्हें टिकट दिया। पर मुझे कहीं लगता है कि इसका खामियाजा भी बीजेपी को भुगतना पड़ेगा, बिकॉज जो छवि है विजय बहुगुणा की वहां पर और जो लोगों की नाराजगी है उनके साथ, तो आज जब लोग वहां पोस्टर्स पे नरेंद्र मोदी, अमित शाह के साथ जब विजय बहुगुणा की फोटो देखते हैं, तो बहुत से लोग बोलते हैं कि क्या ये भाजपा है या ये काजपा है। वो काजपा नाम रख दिया उन्होंने उसका। सो ये एक बहुत ही अजीब सी सिचुएशन हो गई है कि नाराजगी वाली वोट अब देखना है कि किस तरफ। कांग्रेस ने भी भाजपा से जो बागी होकर उनके पास में नेता पहुंचे, उन्हें टिकट दिया है। कांग्रेस ने भी टिकट दिया है और बिकॉज कांग्रेस को एक पॉइंट पे ये लगा होगा कि हमारे बहुत से नेता छोड़ के जा रहे हैं। पर जब आप उत्तराखंड में जब आप घूमते हैं, चाहे आप गढ़वाल या कुमाऊं में आप जाते हैं, तो आप देखते हैं लोगों के जो इश्यूज हैं वहां पर, उनको एक कांग्रेस का जो पिछला 5 साल का शासन रहा, उसको में आप हरीश रावत एरा और प्री हरीश रावत उसमें क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं। हरीश रावत के आने के बाद काफी सारे काम हुए वहां पे, और इसलिए लोगों की नाराजगी हरीश रावत से वैसी नहीं है जैसे विजय बहुगुणा से। और विजय बहुगुणा आज जो है वहां एक तरीके से बीजेपी का फेस है, जबकि चाहे बीजेपी नरेंद्र मोदी के नाम पे पूरा इलेक्शन लड़ रही है। पर कांग्रेस के भी 2 मंत्री हैं जो निर्दलीय चुनाव। जी, ये 2 कैबिनेट मंत्री हैं कांग्रेस के, दिनेश धनई जो 13 से थे और प्रीतम सिंह पवार। दिनेश धनई पिछली बार भी इंडिपेंडेंट जीते थे और प्रीतम सिंह पवार जो कि धनौल्टी से हैं, ये भी देहरादून डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है। और इन दोनों को कांग्रेस ने ऑफर किया था कि आप हमारे टिकट सिंबल से लड़ सकते हैं, पर इन्होंने रिफ्यूज कर दिया। अब ये भी अपने में कुछ दिखाता है कि ओवरऑल जो परफॉर्मेंस रही है पिछले 5 साल की, उससे कहीं नाराजगी है। तो जो लोग, जो नेता समझते हैं कि हम अपने बूते पे अपनी सीट निकाल सकते हैं, वो प्रोबेबली कांग्रेस का टैग लेके नहीं चलना चाह रहे अपने एरिया में। और इन दोनों नेताओं का कहा गया था कि इनको हरीश रावत का समर्थन है। इनफैक्ट
जो दिनेश धनाई हैं, जो वो जब तेराई से जीते थे, तो उन्होंने पिछली बार वहाँ जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं किशोर उपाध्याय, उनको हराया था और वो इंडिपेंडेंट जीते थे। प्रीतम सिंह पंवार यूकेडी उत्तराखंड क्रांति दल के सदस्य थे और वो इकलौते यूकेडी के नेता हैं जो कि इस बार जीत के आए। बाद में ये इंडिपेंडेंट्स और जो पार्टी वाले हैं, इन्होंने एक ग्रुप फॉर्म किया और गवर्नमेंट को सपोर्ट किया। तो इस बार भी ये अपने बूते पे लड़ना ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं और ये दिखाता है कि जनरली लोगों में नाराजगी है, सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, पहले बीजेपी की गवर्नमेंट के साथ भी एक जनरल नाराजगी है और जो वहाँ लैक ऑफ डेवलपमेंट है वो एक मेजर मुद्दा है। तो अगर हम देखें तो चुनाव में मेन मुद्दा क्या रहेगा? आपदा के बाद जो रिहेबिलिटेशन का काम हुआ उसमें हजारों करप्शन के चार्जेस लगे विजय बहुगुणा के ऊपर। उसके बाद काम जिस स्पीड से हो रहा था वो स्पीड अचानक से बदल जाती है जब हरीश रावत सत्ता में आते हैं जी। तो इसको लेकर जो नाराजगी है वो दो एरा में बट गई है। उसका जनता पे जो असर रहेगा, वो हरीश रावत के साथ कांग्रेस को वोट देंगे या जिस तरीके से बागियों के आने के बाद में कांग्रेस से भी नाराजगी जो बढ़ी है उसका कोई असर? मुझे लगता है एक मिला जुला असर दिखेगा वहाँ पे। आप अगर देखें तो लोग जो है वो कैंडिडेट्स को मेरिट पे भी वोट देंगे, जो उन्हें लगता है कि परफॉर्मर है उसके साथ काफी हद तक लोग जाएंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। पार्टीज को लग रहा है कि हम, कांग्रेस को लग रहा है हम हरीश रावत का चेहरा दिखा के वोट ले लेंगे, या बीजेपी को लग रहा है कि नरेंद्र मोदी का दिखा के ले लेंगे। तो खाली इससे काम नहीं चलेगा। बाकी के जो टोटलिटी में जो फैक्टर्स हैं, अगर कोई कैंडिडेट क्लीन है, वहां पे अगर आप उत्तराखंड में जाएं, जनरली बात होती है कि कैंडिडेट की छवि कैसी है। अगर उसकी छवि अच्छी है तो लोग उसको वोट डालेंगे। और बहुत सारा वहां पे अगर आप ध्यान से देखें, समीकरण ऐसा है कि अच्छे कैंडिडेट के साथ इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट रिलीजन भी लोग जा रहे हैं। सो ये कहना कि सिर्फ वहाँ एक बहुत नैरो माइंडेड वोटिंग नहीं है, वहाँ एक जनरली परफॉर्मेंस बेस्ड वोटिंग है कि कौन आदमी परफॉर्मर है, क्योंकि लोगों को पता है कि यही हमारे लिए भला करेगा। पर विजय बहुगुणा मैदान में नहीं है, उनके बेटे सौरभ को टिकट दिया गया है। तो सौरभ की छवि अभी तक कोई भी एज सच नहीं बनी हुई है, तो क्या ये जो अनुभवहीनता है उनके लिए प्लस पॉइंट साबित होगी? कई एक्चुअली सौरभ ही नहीं, अगर हम देखें कई सारे बड़े नेताओं के बच्चे इस बार मैदान में हैं, चुनावी मैदान में। इधर पूर्व मुख्यमंत्री जो बीजेपी के थे भुवन चंद खंडूरी, उनकी बेटी रितु खंडूरी यमकेश्वर से हैं, सौरभ सितारगंज से हैं, और एक अपने पूर्व मंत्री हैं यशपाल आर्य, उनके बेटे संजीव जो हैं वो वहाँ पे नैनीताल से लड़ रहे हैं। तो ऐसे कई लीडर्स को दोनों पार्टियों ने टिकट दिए हैं, पर ये उनके बच्चों की परफॉर्मेंस मेरे को नहीं लगता कि वहाँ पे आएगी। वो पेरेंट्स का जो उनका क्लाउड है और जो ओवरऑल पार्टीज का, वहाँ पे वो मैटर ज्यादा कर रहा है। पर ज्यादातर ये लोग, इन लोगों के एरियाज में आप जहाँ रैंक आउटसाइडर्स हैं, जैसे यशपाल आर्या के बेटे संजीव आए हैं, तो वहाँ पे आप देख रहे हैं कि इंटरनली रिबेलियन भी है पार्टीज में। बीजेपी में आप रिबेलियन देख रहे हैं। सो एक रिबेलियन ऐसी जगहों पे काफी इनको हर्ट कर रही है पार्टीज को फ्रॉम विद। अच्छा, अगर हम सिर्फ जनता के मुद्दों की बात करें तो आपदा के बाद में वहाँ सबसे बड़ा जो मेजर चैलेंज था वो रिहेबिलिटेशन का था, जिसके लिए बहुत काम हुआ पर उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। उसके अलावा बहुत कम लोग जानते हैं कि उत्तराखंड में सूखा भी पड़ा है, तो सूखे के बाद में वहाँ खेती बहुत ज्यादा प्रभावित हुई है। ऐसे बहुत सारे जमीनी मुद्दे हैं जिनको सरकार भी नजरअंदाज करती रही। क्या इन मुद्दों से किसी भी तरीके का असर चुनाव परिणाम में पड़ा होगा? बिल्कुल, वहाँ पे लोकल मुद्दे जो हैं वो बहुत मायने रख रहे हैं। जैसे आप लोगों से पूछें उन्हें क्या चीज इस वक्त सबसे ज्यादा हर्ट कर रही है, तो जो कृषि का उत्पादन है वो काफी गिर गया है उनका। 2 साल से सूखे की हालत है। हर जगह पे लोग पहाड़ पे कहते हैं वो जो नीचे नदी बह रही है उसका हमें कोई फायदा नहीं होता, उसका पानी तो हम इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। तो सुनने में आ रहा है कि जी पिछले साल भी बाढ़ हुई या उससे पहले हुई, पर वो पानी तो नीचे से बह गया। अगर बारिश नहीं हुई तो वहाँ सूखे के हालात हैं। कुछ इलाकों में जहाँ हम गए वहाँ जो कृषि उत्पाद है वो इस बार सिर्फ 10 या 15% रह गया है, जो एक एवरेज का। सो ये बहुत, और ये हायर हिल्स में है, और ये हायर हिल्स जो हैं ये वैसे ही माइग्रेशन की मार झेल रही हैं। आप वहाँ जाएं तो गांव
कई गांव में आपको बुजुर्ग लोग दिखेंगे, वहाँ कोई कमाई के साधन नहीं है, बच्चे वगैरह सब नीचे आ जाते हैं मैदानी इलाकों में। इसीलिए आज उत्तराखंड में मैदानी इलाकों की जो जनसंख्या है वो 70% है टोटल एरिया का, जबकि अगर डिस्ट्रिक्ट वैसे देखें तो 36% जो अभी भी जो डिस्ट्रिक्ट है वो माउंटेनियस एरिया में है, 34 प्लेन्स में है, बट 70% आबादी नीचे आ गई है। और ये एक मेजर फैक्टर है, चाहे जो अब कैपिटल का पे जो डिसीजन हो रहा है उसमें भी एक मेजर फैक्टर है। माइग्रेशन एक बहुत बड़ी समस्या है उत्तराखंड के लोगों के लिए। इस पर जनता और सरकार के बीच में हमेशा कुछ ना कुछ तनातनी रही है, इस पर क्या कहेंगे? माइग्रेशन की कई वजह हैं। एक तो अब जैसे हम लोग जब हम गढ़वाल हिल्स में ट्रैवल कर रहे थे तो वहाँ लोगों ने कहा कि वहाँ से हिमाचल लगती है स्टेट की बाउंड्री। सो उन्होंने कहा जैसे हिमाचल में फ्रूट प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया गया, हमारे हिल्स में क्यों नहीं दिया जाता? फ्रूट प्रोडक्शन होगी और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होगी तो बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी इससे, पर इस तरफ वहाँ ध्यान नहीं दिया गया। और टूरिज्म को प्रमोशन की बात है, आपके पास इतनी सारी लेक्स हैं, आप वहाँ टूरिज्म प्रमोट कर सकते हैं। अब कुछ इन्होंने जैसे तेहरी डैम की जो लेक है, अब वहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत टूरिज्म प्रमोशन शुरू किया है, पर ये सब काम ये स्टेट बने हुए ऑलमोस्ट 17 साल हो गए, आप बेसिक ये जो काम है ये भी नहीं कर पाए। और इन्हीं मुद्दों के लिए तो ये स्टेट बनी थी, क्योंकि आपको लगता था कि यूपी हमारी अनदेखी कर रहा है और हम जब अपना राज खुद करेंगे तो विल बी बेटर ऑफ, बट वो हो नहीं रहा है। दोस्तों, अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप हमें भेज सकते हैं, गौरव जी उनका जवाब देंगे। सर, काम अगर करने की बात करें तो हरीश रावत जी ने पेंशन बढ़ाई, हेल्थ कार्ड स्कीम शुरू की, बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही है, तो क्या कहीं ना कहीं वो जो नेगेटिव इमेज है वो इन सब चीजों से कहीं थोड़ी भी पॉजिटिव में बदलेगी? मुझे लगता है जिस तरीके से हरीश रावत सरकार ने पिछले 2 साल में काम किया जी, और जब आप बात करते हैं तो लोगों से तो पता लगता है आपको कि इन स्कीम्स का जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं, चाहे वो पेंशन स्कीम है और चाहे वो ये हेल्थ कार्ड स्कीम है, पेंशन स्कीम में 200 रुपए से 1000 रुपए कर दिया गया पेंशन पर मंथ, और जो हेल्थ कार्ड स्कीम है इसमें फैमिली का जो हेल्थ कार्ड है उसमें 50,000 रुपए का कवर था, जो कि बढ़ा के पौने 2 लाख रुपए कर दिया है साल का। एक सिग्निफिकेंट अमाउंट है जिसमें कि अगर कोई परिवार में सदस्य बीमार पड़ता है तो उसका इलाज हो जाता है या ऑपरेशन वगैरह आप करवा सकते हैं। तो इसका बेनिफिट तो जरूर देखा गया, पर यह भी बात है कि कुछ एरियाज में ही ये बेनिफिट मिला है या कुछ ही लोगों को मिला है, तो वो कहीं वो नाराजगी बाकियों में भी है। जैसे हरीश रावत जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी किच्चा में, जहाँ वो कुमाऊं डिवीजन में लड़ रहे हैं, वहां पूछा तो वहां बहुत से लोगों को पता ही नहीं था इसके बारे में। सिमिलरली जब मैंने हरिद्वार रूरल में पूछा तो एक हम गांव में गए जहाँ की जो लार्ज मतलब काफी तादाद में वहाँ दलित परिवार रहते हैं और उनको इसका बेनिफिट नहीं मिला था, तो वो एक कहीं पे फिर आदमी को लगता है कि मैं रह गया और दूसरों को ये मिल गया, तो वो एक नाराजगी भी जनरेट करता है। पर स्कीम इनकी अच्छी है और उसका डिलीवरी भी कुछ लेवल तक हुई है जी। इसके अलावा एक समस्या जो बहुत ज्यादा आती है वो है जानवरों की। जानवर फसल खराब कर देते हैं, या फिर जैसे कई बार ये शिकायत आई कि मैदानी इलाकों से ले जाकर बंदरों को छोड़ा जाता है, जिससे वहाँ की जो पहाड़ों की जनता है उसे दिक्कत आती है। इस पर सरकार ने कुछ नहीं किया, जिसको लेके बहुत ज्यादा नाराजगी देखी जाती है। ये बिल्कुल ठीक है। अगर आप हरिद्वार से आप देहरादून जाएं तो वहाँ पे जंगली हाथियों की एक मेजर प्रॉब्लम है जो खड़ी फसल खराब कर देते हैं। कुमाऊं हिल्स में आप जाएं तो आपसे लोग कहते हैं कि यहाँ पे आजकल ये नीचे से शहरों से बंदर लाके यहाँ पे छोड़ रहे हैं जो कि हमारी फसल खराब कर जाते हैं, और वो मंकी बाइट वगैरह केसेस जो लोगों पे अटैक करते हैं। अच्छा, वहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स पहले से ही हैं, चाहे वो तेंदुआ हो, चाहे वो सियार हो, चाहे वो वहाँ लंगूर हो, ये सब तो आपको वैसे ही दिखते हैं हायर रीचेस में, और ऊपर से आपने यहाँ से ले जाके बंदर भी छोड़ दिए उन पर, तो वो ये चीजें तो उनको डेफिनेटली डैमेज कर रही हैं। और जब आप ये सोचें कि ये सूखे से जूझ रहे थे ये लोग और वो वहाँ खेती बाड़ी करते हैं, वैसे ही टेरेन मुश्किल है, पानी के साधन लाना वहाँ पे मुश्किल है, तो उसके बाद जो खड़ी फसल है उसको अगर जानवर खराब करेंगे तो आपको बर्बाद कर रहे हो। एक नया चैलेंज आपके सामने आ जाता है।
अच्छा, हाई हिल्स की जब हम बात करते हैं तो बार बार सबसे बड़ा सवाल जो आता है हाई हिल्स को लेकर वो है स्वास्थ्य सुविधाएं, यानी हेल्थ सेक्टर की जो आपको फैसिलिटी मिलती है, आपके लिए इलाज नहीं है ऊपर, और इस चीज से बहुत ज्यादा परेशानी होती है क्योंकि ये डायरेक्ट आपके जीवन से जुड़ी हुई है। आज भी जो स्वास्थ्य सेवाओं का पूर्ण रूप से अभाव है पूरे उत्तराखंड में। अगर आप गढ़वाल डिवीजन में देखें, लोग कहते हैं कि जी हमें हर इलाज के लिए देहरादून या हरिद्वार जाना पड़ता है। आप कुमाऊं डिवीजन में देखें ऊपर से, तो वो कहते हैं हमें नैनीताल और रानीखेतवरा में भी नहीं मिलता इलाज, हमें पूरा नीचे हल्द्वानी तक जाना पड़ता है। और हल्द्वानी के लोगों से अगर मैं बात करूं तो आधे से ज्यादा दिल्ली आए होते हैं इलाज करवाने के लिए। वहाँ बेसिक एक आध कोई डॉक्टर वापस गया, कार्डियोलॉजिस्ट वाला जो वहाँ आज ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, अदरवाइज वहाँ बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज है ही नहीं। अगर कोई भी सीरियस इंजरी या एलिमेंट है आपको नीचे आना ही पड़ेगा। सो इसीलिए ये एक मेजर रीजन है कि लोग आज कहते हैं कि अपने बच्चों की चलो आप जाके नीचे ही अपना अच्छा जीवन व्यतीत कर लो। और बाकी आप देखते हैं कि बुजुर्ग जो हैं वो अपने पहाड़ों में रह रहे हैं, लोग कमाने के लिए नीचे आ रहे हैं, लोग सुविधाओं के लिए नीचे आ रहे हैं, इवेंचुअली सब पहाड़ से नीचे ही आ रहे हैं और उसके लिए सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया है। अच्छा, इसके अलावा दो दल हैं, उत्तरांचल क्रांति दल यूकेडी और बसपा। इन दोनों की अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो लगातार जो चुनाव में इनका गिरता गया है। यूकेडी 4-3-1 पर आ गया, बीएसपी 8-7 और 3। इस जो गिरता हुआ जो इनका ग्राफ है, इनको देखते हुए इस चुनाव में इनके लिए क्या संभावनाएं नजर आती हैं? संभावनाएं लिमिटेड ही हैं दोनों के लिए, क्योंकि ये दोनों ही दल एक लिमिटेड कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करते हैं, कुछ ही लोगों की बात जनरली रेज करते हैं। उत्तराखंड क्रांति दल था जो कि जिसने कि उत्तराखंड बनाने की बात सबसे पहले रखी और उसके लिए काफी एजिटेशन किया। उसके नेता जेल भी गए और पहले इलेक्शन में इनकी 4 सीटें आई 2002 में, फिर इनकी 3 आई 7 में, फिर इनकी पिछली बार 1 आई जो प्रीतम सिंह पवार जी। और इस बार ये 56 के आसपास सीटों पे लड़ रहे हैं, पर 2 सीटों पे ही ये रियल फाइट में है। आप देखेंगे जहां टॉप 2 में आपको लगता है कि ये आ सकते हैं और फोकस इनका वहीं पे है। और ये बात करते हैं पहाड़ी इलाकों के और उनके उनमें मूलभूत सेवाओं का के प्रावधान करने का। जी, दूसरी तरफ है बसपा जो कि मेनली दलित और मुस्लिम बहुमूल्य एरियाज में ज्यादा फोकस करती है, जो कि मैदानी इलाकों में है। तो हरिद्वार, देहरादून और नीचे के इलाके उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट वगैरह में इनका मेन फोकस यहाँ पर है। पर हो क्या रहा है कि जब आप उत्तराखंड में लोगों से बात करें तो वो कहते हैं कि जब हम पीछे देखते हैं तो जितने इंडिपेंडेंट हैं या जो छोटी पार्टी के लोग हैं, अल्टीमेटली ये जाके कांग्रेस या बीजेपी में मिल जाते हैं। तो अगर हम वोट देनी है तो हम इन्हीं 2 में से किसी को सीधी क्यों ना दें बजाय इन नेताओं को देने के। तो वो एक फैक्टर है जो कि शायद इस बार भी प्ले करे। अच्छा, भाजपा के पास अभी भी अपना कोई चेहरा नहीं है मुख्यमंत्री के लिए, जैसा पहले भी हो चुका है कई राज्यों के चुनावों में कि उन्होंने मोदी जी के नाम पर अपना चुनाव लड़ा है और आखिर में किसी को उठाकर, तो जिस तरीके से लोग कैंडिडेट को देखकर अपनी पार्टी चुनते हैं, ऐसा उनके पास में कुछ नहीं है। इस पर क्या इस चीज का कोई नेगेटिव या पॉजिटिव असर कि सिर्फ मोदी जी के चेहरे पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? कोई भाजपा का बेसिकली कहना है, जैसे उनका एक जनरल स्टैंड होता है कि जैसे हरियाणा में उन्होंने मनोहर लाल खट्टर को बाद में बनाया, झारखंड में रघुवर दास को बनाया और महाराष्ट्र में ऐसे मुख्यमंत्री बाद में बनाया, फडणवीस को बनाया। सो यहाँ पे भी वो कोई चेहरा लेके नहीं जाते इसमें। पर दूसरी तरफ उनके साथ इस वक्त अगर हम देखें तो उनके जितने पुराने बहुत सारे जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, चाहे खंडूरी हैं, चाहे निशांक हैं, तो ये लोग सब पार्टी में तो साथ ही हैं इस वक्त। और अल्टीमेटली अगर पार्टी जीती तो वो लोग डिसाइड करेंगे कि किसको करना है। अच्छा, कई उसमें भी पर कंफ्यूजन है। अगर आप गढ़वाल हिल्स में होते हैं, ज्यादातर लोग आपसे कहेंगे कि सतपाल महाराज इस बार हमारे मेन चेहरा है, वो हो सकता है उन्हें बना दें। कुमाऊं की तरफ जैसे बढ़ेंगे वो कहेंगे नहीं उनका नहीं है। और खंडूरी जी वैसे ही बुजुर्ग हो गए हैं तो उनका नहीं है, कोई नया ही चेहरा आएगा। तो वहाँ कोई बहुत क्लियर नहीं है कि क्या होने जाएगा आगे। अभी तो मेन लड़ाई है कि नंबर आ जाएं, पहले उस 35 का आंकड़ा पार तो करें। जी,
अच्छा, जिस तरीके से आपने नाम लिए खंडूरी साहब के, निशंक साहब के, एक पैटर्न रहा है जो उत्तराखंड की राजनीति में कि जो भी ईमानदार जो चेहरा है, चाहे वो नित्यानंद स्वामी का रहा हो, चाहे वो खंडूरी साहब का रहा हो, रिगार्डलेस ऑफ देयर पार्टी, उनको साइडलाइन कर दिया गया। जैसे विजय बहुगुणा को जब कांग्रेस लेकर आई थी, तब वो हरीश रावत को भी चुन सकते थे, उनके पास ये विकल्प था। पर बावजूद इसके विजय बहुगुणा को लेकर आया गया। जब आपदा के बाद में भ्रष्टाचार के आरोप लग गए तो इमेज सुधारने के लिए वो हरीश रावत को सामने ले आया गया। तो क्या ये पैटर्न है कि ऑनेस्ट इमेज जिनकी है उनको साइडलाइन किया जाए? एक जनरली माना जाता है कि पहाड़ों के लोग बहुत ऑनेस्ट होते हैं जी। और अभी भी आप हायर रीचेस में आप जाएंगे तो वो कहेंगे कि यहाँ लोग ना घरों में ताले नहीं लगाते हैं, यहाँ पे ताले आपको मिलेंगे नहीं, वो चोरी चकारी वो कुछ नहीं होता, ईमानदार लोग हैं वहाँ जनरली। तो अगर आप उत्तराखंड राज्य की हिस्ट्री देखें तो जब 2000 में ये बना, पहले नित्यानंद स्वामी बने। आज भी लोग कहते हैं कि बहुत ऑनेस्ट और अपराइट एक मुख्यमंत्री थे, पर बीजेपी ने उन्हें थोड़े ही समय बाद हटा दिया, जो भी वजह रही। उसके बाद एनडी तिवारी बने, 5 साल उन्होंने कांग्रेस के लिए पूरा राज किया वहां पे। उस वक्त हरीश रावत नहीं बने वहां, जबकि वो एक फोर फ्रंट पे थे उस टाइम पे पार्टी में, पर उन्हें नहीं बनाया पार्टी में। फिर 2007 में जब बीजेपी की सरकार बनी तो शुरू में भुवन चंद खंडूरी को बनाया गया मुख्यमंत्री। फिर अचानक क्या हुआ, इन्होंने उनको हटा दिया और रमेश निशंक पोखरियाल को इनको बना दिया। पोखरियाल से लोगों की बहुत नाराजगी हुई, जैसे कि करप्शन के चार्जेस हो रहा, भ्रष्टाचार के बहुत लगे, और पार्टी ने डैमेज कंट्रोल के लिए इलेक्शन खत्म होने से 6 महीने पहले खंडूरी को वो वापस लेके आए, इस उम्मीद में कि ये अब कुछ सुधार कर पाएंगे और हमारी बिगड़ती हुई छवि को ठीक कर देंगे। और कुछ हुआ नहीं, पार्टी हारी। 31 सीटें आई कांग्रेस की, 32 आई। अभी भी कांग्रेस ने हरीश रावत को नहीं बनाया, अब उन्होंने विजय बहुगुणा को बनाया। और शायद वैसे ही चलता अगर ये फ्लड नहीं हुए होते और उसके बाद उनका जो इनएफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक्सपोज नहीं हुआ होता। तो ये इस राज्य का दुर्भाग्य रहा है कि इन्होंने अच्छे नेताओं को ये हटाते गए हैं, या उन्हें उनका जो मान सम्मान और जगह देनी चाहिए थी वो नहीं दी। अच्छा गौरव जी, इस बार जो सबसे बड़ा मुद्दा रहा है हर चुनाव में, उससे पहले नोटबंदी का शोर रहा है। क्या डीमोनेटाइजेशन का कोई असर आपको उत्तराखंड के चुनावों पर दिखता है? मैंने पूछा बहुत से लोगों से कि क्या असर रहा नोटबंदी का आप पे। जी। तो मैदानी इलाकों में जहाँ पे जैसे एक पिरनकलियार कॉन्स्टिट्यूएंसी है, हरिद्वार में लगती है, तो वहाँ पर वर्किंग क्लास बहुत है जो कि लोहे का काम करते हैं और शहरों में जो चीज़ें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं जी। वहाँ पर तो लोग काफ़ी हिट हुए ये नोटबंदी से। उन्होंने कहा हमारे काम पे काफ़ी असर पड़ा काफ़ी टाइम तक। और पर पहाड़ों वगैरह में ज़्यादा ये इलेक्शन इशू नहीं है ज़्यादातर के लिए, कि एक तो वहाँ पे अगर आप हायर उसमें जाते हैं तो एक तो उनकी मुझे लगता है कहीं पे शायद नोटों की ज़रूरत बहुत लिमिटेड है, उनके खर्चे वगैरह बहुत लिमिटेड है, और थोड़ी जब करेंसी सप्लाई आई तो उससे उनका शुरू के उसके बाद दिक्कत के बाद वो काम चल गया। और नहीं भी चला तो आज वो इलेक्शन का मुद्दा नहीं है, बिकॉज उनके पास बहुत सारे और ऐसे मुद्दे हैं जो उनको जब आगे का वो देखते हैं, क्योंकि आगे चल के उनको एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए जो उनकी बाकी प्रॉब्लम सॉल्व करे। सो वो ये एक मुद्दा इस वक्त इलेक्शन में तो एटलीस्ट मुझे ज्यादा चलता नहीं दिख रहा, सिवाय कुछ लोअर प्लेन मैदानी इलाकों में। जी। एक सबसे बड़ी चीज रहती है भाजपा के साथ में संघ की भूमिका। आप उत्तर प्रदेश के चुनाव देखें या किसी भी अन्य राज्य के चुनाव देखें तो उसमें संघ की एक बहुत मेजर रोल रहता है। कहीं ना कहीं वो भले ही वो बैक स्टेज हो पर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्या उत्तराखंड के चुनावों में संघ की कोई भूमिका हो सकती है? हाँ बिल्कुल है। वो लोग कुछ जगह पे तो वो पार्टी के साथ लगे हुए हैं बीजेपी के, पर कुछ जगहों पे जहाँ वो रिबेल्स खड़े हैं, जैसे केदारनाथ में जहाँ आशा नौटियाल जो पहले पूर्व एमएलए रही हैं बीजेपी की, उनको टिकट ना देते हुए इन्होंने जो कांग्रेस से रिबेल करके शैला रानी रावत जो बीजेपी में आ गई उनको टिकट दिया। तो आज वहाँ ज्यादातर संघ के लोग जब मैं मिला तो वो आशा नौटियाल के पोस्टर पर वो लगवाते हुए नजर आए और उनकी बात करते नजर आए, बिकॉज उनको ये है कि ये है हमारी नेता जो कि शुरू से जब से राज बनाए हमारे लिए काम कर रही थी। और आज अचानक
अभी मतलब न्यू ईयर पे जो पोस्टर लगे हैं वो आशा नौटियाल के बीजेपी मेंबर के तौर पे लगे हुए हैं वहाँ पे, और उसी के नीचे अब कप प्याले वाले इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के उन्हीं के पोस्टर लग गए हैं। तो उनका ये मानना है कि अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनको तो हमें सपोर्ट करना ही चाहिए, और वो कर भी रहे हैं वहाँ पे। पर लोगों को जब आप पूछो तो वो कहते हैं कि नहीं, जो ऑफिशियल कैंडिडेट्स हैं वो भी फाइट में हैं, डिस्पाइट संघ अगर रिबेल को भी सपोर्ट कर रहा है, बिकॉज कहीं वही वाली बात कि उन्हें लगता है कि जाना है तो मेन पार्टी के साथ जाएं बजाय रिबेल्स और इंडिपेंडेंट्स। इसके अलावा बीच में मुद्दा आया था राजधानी बदलने का, गैरसैंण को नई राजधानी बनाने के लिए कहा गया था, ये मुद्दा कहीं कोई रोल प्ले करेगा? गैरसैण जो है तो चमोली डिस्ट्रिक्ट में, जो गढ़वाल डिवीजन में है, पर अगर आप इसकी भौगोलिक स्थिति देखें तो ये बिल्कुल राज्य के बीच में है, और वहां से कुमाऊं और गढ़वाल दोनों तरफ के लोग आराम से उसे एक्सेस कर सकते हैं, बट ये बहुत हाई रीच में है। और इसके अगेंस्ट जो एक फैक्टर जा रहा है वो ये है कि अब 70% लोग तो नीचे मैदानी इलाकों में आ गए हैं। तो अगर देहरादून जो कि प्रोविजनल कैपिटल बना था वो ना भी हो तो नीचे से ऊपर जाना पहाड़ों में थोड़ा मुश्किल काम है। बट वहाँ पे असेंबली का एक सेशन किया था 2 दिन का इन्होंने 2015 के एंड में, और बात चल रही है कि वहाँ शिफ्ट एटलीस्ट समर कैपिटल तो बनाया ही जाए उसको। आसपास के इलाके के लोग और कई पार्टियां जैसे उत्तराखंड क्रांति दल वगैरह, ये लोग मानते हैं कि अगर हम यहाँ पे गैरसैण को कैपिटल बिल्कुल सेंटर में बनाएंगे और पहाड़ी इलाकों के बीच में, तो इससे वहाँ टूरिज्म प्रमोशन होगा, गवर्नमेंट जॉब्स आएंगी, बाकी लोगों को काम मिलेगा और पूरे एरिया का विकास हो पाएगा। तो वो लोग तो उसको बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, और कहीं उनका अनुमान है कि ये 50,000 के आसपास वहाँ नई जॉब्स जनरेट कर पाएगा, प्लस टूरिज्म को उधर काफी बूस्ट मिलेगा। जी। तो ये इस सब के अलावा उत्तराखंड की राजनीति को आपने बहुत करीब से देखा पिछले दिनों, उस पर आप ऑन द होल क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है, क्या किस करवट बैठेगा जो ऊंट है? मुझे लगता है काफी बड़ा मिक्स्ड फीलिंग होती है, अलग अलग लोगों से बात करो तो अलग अलग लगता है। कभी लगता है कि बहुत क्लोज फाइट है, कभी लगता है ये एक तरफ टुवर्ड्स द एंड वोटिंग डे स्लाइड कर जाएगा, और कभी लगता है रिबेल्स मेजर रोल प्ले करेंगे, पर दूसरी तरफ लोग कहते हैं कि नहीं, हम रिबेल्स पे और जो इंडिपेंडेंट है उन पे अपनी वो क्यों खर्च करें फालतू में, जबकि लड़ाई जो है यहाँ पे ट्रेडिशनली कांग्रेस और बीजेपी में ही रही है। तो ये अनुमान लगाना तो सच मुझे काफी मुश्किल है कि ये किस साइड किस करवट उठ बैठेगा, पर अच्छा एक इंटरेस्टिंग इलेक्शन हो रहा है वहाँ पे। जी गौरव जी, और कोई सवाल आपके जो मैं ना पूछ पाई हूँ और आप बताना चाहते हो? नहीं, मुझे लग रहा है कि अच्छा हेल्दी एटमॉस्फेयर में वहाँ पे इलेक्शन हो रहा है, अनलाइक अदर प्लेसेस जहाँ बहुत नेगेटिविटी देखने को मिलती है। सो बाय एंड लार्ज इट्स अ गुड इलेक्शन। जी, हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया दोस्तों, हम आपके साथ यूं ही बने रहेंगे। धन्यवाद।